नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। इंडियन नेशन आर्यावर्त.com के यूट्यूब चैनल कतरन से भारत की सड़कों से भारत की कहानी की श्रृंखला में मैं आज बैठा हूं बहादुर शाह जफर मार्ग पे इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के सीढ़ी पे। लेकिन अगर भागलपुर ब्लाइंडिंग केस को एक मुद्दा माना जाए तो भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के मामले में कभी भी न्याय नहीं मिला। भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के तमाम 25 और 30 जो लोग थे जिनकी आंखों को फोड़ दिया था, इंडियन एक्सप्रेस अखबार भले उस कहानी का सेहरा अपने सर पे बांध ले। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर अरुण सिन्हा साहब भले उस कहानी को फोड़ने का या पहली कहानी चलाने का, वैसे सिन्हा साहब दावा नहीं किया है कि उन्होंने पहली कहानी कहा है। वो यह कहते हैं कि यह कहानी किसी और की थी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में सिर्फ डेली न्यूज़पेपर होने के कारण इंडियन एक्सप्रेस यह कहानी पहली बार छाप दिया। आज जिस व्यक्ति ने इस कहानी को किया, भागलपुर ब्लाइंडिंग केस जिस व्यक्ति के नाम से, जिस व्यक्ति ने इस कहानी को किया, जिस व्यक्ति ने उन तमाम लोगों को मिला, जिस व्यक्ति ने जेल में जाके तस्वीरें ली, उस व्यक्ति को आज मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के पत्रकार बंधु या दिल्ली शहर में जितने भी पत्रकार लोग हैं शायद उस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे। भारत की सड़कों से भारत की कहानी की श्रृंखला में मैं सिर्फ आपको यह बताऊं कि भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के मामले में बिहार का ही एक आदमी, बिहार का ही एक फिल्म के निर्माता और निर्देशक गंगाजल फिल्म बना दिए। गंगाजल फिल्म 29 अगस्त 2003 को रिलीज हुआ था। गंगाजल फिल्म से तकरीबन 16 करोड़ 67 लाख 31,250 रुपए की आमदनी हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़पेपर था उन दिनों में, आज भी है। इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़पेपर होने के कारण उस कहानी का फायदा उठाया। हकीकत यही है, जिस व्यक्ति ने इस कहानी को किया उस व्यक्ति को आज भारत के पत्रकार बंधु बांधव आमतौर पे शायद नहीं जानते हैं। ब्लाइंडिंग केस के मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा सेहरा लिया। यहां तक कि तत्कालीन जो संपादक थे अरुण शौरी साहब को भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के मामले में भी उन्हें जो मैग्सेसे अवार्ड मिला था उसमें भागलपुर ब्लाइंडिंग केस का भी जिक्र है, उस कहानी का जिक्र है। उन्होंने बहुत लिखा, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस कहानी की शुरुआत किया उस व्यक्ति को आज कोई नहीं जानता है। गंगाजल फिल्म बिहार के रहने वाले प्रकाश झा, जो फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हैं, उन्होंने
गंगाजल फिल्म बनाई, या फिल्म 2003 में रिलीज हुआ। इस फिल्म से तकरीबन 16 करोड़ 67,31,250 रुपये की आमदनी हुई। लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय उन तमाम लोगों को न्याय नहीं दिला पाया। आपको यह सुन के बहुत आश्चर्य लगा कि 750 रुपया कॉम्पनसेशन मिला था उन लोगों को। यह दुखद है। वैसे भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के मामले में स्वाभाविक है, इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी ब्रेक किया था। इंडियन एक्सप्रेस का स्टोरी ब्रेक होना सिर्फ डेली न्यूज़पेपर होने के कारण था। इस कहानी की शुरुआत, इस कहानी का जो असली वारिस था वो थे SNM आब्दी। SNM आब्दी साहब उन दिनों संडे में काम करते थे। आब्दी साहब को जो भी अपना सोर्स था, उस सोर्स के हिसाब से आब्दी साहब भागलपुर पहुंचे। भागलपुर में तमाम जितने विक्टिम्स हैं, उन तमाम विक्टिम से आब्दी साहब की मुलाकात हुई। वहां पे जितने भी उस सब जमाने के पुलिस अधिकारी थे, यहाँ तक कि भागलपुर जेल में जो भी पुलिसकर्मी थे, अधीक्षक थे और जो भी आला अधिकारी थे, सभी लोगों से बात की। कहानी बन गई थी, कहानी लिखी भी गई थी और कहानी लेकर आब्दी साहब कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता पहुंचने के बाद ये यहाँ से थोड़ा जो अनफॉर्चुनेट सीन होता है, यहाँ से शुरुआत हुई। उन दिनों कलकत्ता में दशहरा के समय में, दुर्गा पूजा के समय में पूरा कलकत्ता कम से कम 10 दिन बंद होता था। आनंद बाजार पत्रिका भी 10 दिन बंद था। अकबर साहब घर पे थे। अकबर साहब के पास जब आब्दी साहब पहुंचते हैं कि ये कहानी है, तो आब्दी साहब की कहानी को देख के MJ अकबर आश्चर्यचकित हुए। लेकिन उनका भी उस घटना को सुन के उनके हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन वो मजबूर हो गए थे क्योंकि पब्लिकेशन नहीं था, छुट्टी थी। दुर्गा पूजा के कारण अखबार और पत्रिका बंद था। लेकिन फिर आब्दी साहब ने उनसे कहा कि कहानी तो हो गई है, इसमें तस्वीर नहीं है, तस्वीर के लिए कुछ करना होगा। MJ अकबर का कहना था कि उन दिनों पटना में सिर्फ एक ही फोटोग्राफर था जो बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर थे। आज इस दुनिया में वो नहीं है। कृष्ण मुरारी किशन इस एक्सप्रेस के इस सीढ़ी पे बैठकर मैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं। कृष्ण मुरारी किशन को आब्दी साहब भागलपुर बुलाए। फिर आब्दी साहब भागलपुर पहुंचे कलकत्ता से और फिर कहानियों को तस्वीर पर उतारा गया। लेकिन तब तक एक एक दिन निकलता चला जा रहा था, एक एक बहुमूल्य दिन निकलता चला जा रहा था। आब्दी साहब के पास में ऐसी कोई भी तिक्रम, ऐसा कोई भी उनके पास साधन नहीं था जिससे आब्दी साहब संडे पत्रिका में यह समाचार प्रकाशित कर पाते, क्योंकि दुर्गा पूजा की छुट्टी, प्रकाशन बंद। कृष्ण मुरारी किशन फिर वापस पटना आ जाते हैं और आब्दी साहब कलकत्ता चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच पटना के किसी होटल में जब खाने पीने का कार्यक्रम हो रहा था, कृष्ण मुरारी किशन के मुख से यह बात स्लिप कर गया कि भागलपुर में ऐसी घटना हुई है। और फिर इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर अरुण सिन्हा साहब
भागलपुर पहुंच गए और ये कहानी ब्रेक हो गया। इंडियन एक्सप्रेस में ये कहानी ब्रेक हुआ और कहानी ब्रेक होने के बाद फिर पार्लियामेंट का हलचल, लोगों का पूरे राष्ट्र में सारे समाचार पत्रों में इन तमाम बातों का, इस खबर का प्रकाशन होने लगा। लेकिन एसएन अवधी को कोई नहीं जाना। यह अलग बात है कि उसके बाद संडे में 4 पन्ने का कवर स्टोरी छपा था, एक स्पेशल स्टोरी छपा था। यह कहानी सही मायने में एसएन अवधी का था। लेकिन भागलपुर ब्लैंडिंग केस के मामले में भारत के पत्रकार न उन दिनों न आज कोई शायद एसएन अवधी को इस बात का तगमा या इस बात का सेहरा नहीं देता है। यह सेहरा इंडियन एक्सप्रेस को मिलता है, यह सेहरा अरुण सिन्हा को मिलता है, यह सेहरा अरुण शौरी को मिलता है। क्योंकि अरुण शौरी साहब को मैग्सेसे अवार्ड मिलने में जो साइटेशन में जिक्र किया गया है उसमें भागलपुर ब्लैंडिंग केस के बारे में भी जिक्र है। यह अलग बात है कि इंडियन एक्सप्रेस उन दिनों बहुत सारी कहानियां लिखे थे। यह मैं नहीं, यह एसएन अवधी भी कहते हैं, यह अरुण सिन्हा भी कहते हैं। और अरुण सिन्हा साहब तो यह भी कह दिए कि वो कहानी सच में मेरी नहीं थी, यह कहानी अवधी जी की थी, यह कहानी अवधी की थी। लेकिन अवधी साहब के पास समय, मैगजीन का बंद होना, दुर्गा पूजा का होना और इसका संडे में प्रकाशन नहीं होना, यही एक दुर्भाग्य हो गया। अन्यथा यह कहानी संडे की एक बेहतरीन कहानी थी। अरुण शौरी साहब को मैग्सेसे अवार्ड जब मिला था, उस मैग्सेसे अवार्ड के साइटेशन में यह जिक्र है। साइटेशन में लिखा हुआ है कि इन बिहार स्टेट अनकन्विक्टेड प्रिजनर्स वेयर डेलिबरेटली ब्लाइंडेड, नॉट बिकॉज दिस वाज देयर ड्यू अंडर द लॉ, बट बिकॉज पुलिस थॉट दिस वाज व्हाट दे डिजर्व। इंडियन एक्सप्रेस कहानी किया पूरे भारतवर्ष के सारे अखबार, सारे पत्र पत्रिकाएं भागलपुर ब्लैंडिंग केस को बहुत ही तवज्जो के साथ प्रकाशित किए। ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक इन तमाम बातों को बहुत ही कहेंगे निर्भीकता के साथ देखा गया। लेकिन विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला। जिन 30-32 विक्टिम्स थे भागलपुर ब्लैंडिंग केस के, उन किसी भी विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला। मैं इस इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के इस सीढ़ी पे बैठा हुआ हूँ। इस सीढ़ी पे आज से 30 साल पहले हम एक रिपोर्टर के रूप में बैठते थे। 90 के दशक में मैं इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर था। 10 साल इस अखबार में रिपोर्टर रहा, लीगल कॉरेस्पोंडेंट था। उन दिनों सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे थे भागलपुर ब्लैंडिंग केस को लेके, उसमें सारे विक्टिम्स जो जीवित बच पाए थे, सारे विक्टिम्स सर्वोच्च न्यायालय से लेके बहादुर शाह जफर के इस सड़क पे घूमते थे न्याय के लिए। कोई उन्हें फिर न्याय नहीं मिला, इसके बारे में अखबार में लिखा जाए। कई एक बार ऐसा अवसर था, कई एक बार हम लोगों ने उन तमाम विक्टिम्स को यहाँ हाथ पकड़ के यहाँ से होटल में, यहाँ बगल में उडुपी होटल है, उस होटल में ले जाते थे, उन्हें खाना खिलाते थे।
इंडियन एक्सप्रेस की एक मोहतरमा उस समय ब्यूरो चीफ थी। वो ब्यूरो चीफ खुद नीरजा चौधरी, नीरजा जी खुद उस तमाम विक्टिम्स को, उनके बच्चों को साथ ले जाके खाना खिलाते थे। लेकिन विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला। प्रिंसिपल साहब, मैं कतरन यूट्यूब चैनल से एक कहानी कर रहा हूँ। ये arjavartindiannation.com का यूट्यूब चैनल है। मैं भागलपुर ब्लैंडिंग केस पे एक कहानी कर रहा हूँ और इस जगह पे आप पिछले करीब 40 साल से ज़्यादा, 45 साल बोलेंगे, 42-45 साल से आप यहाँ पे हैं। आप पत्रकारों को बनते हुए देखे हैं, पत्रकारों को लुढ़कते हुए देखे हैं, संपादकों को बनते हुए देखे हैं, संपादकों को लुढ़कते हुए देखे हैं। इस दृष्टिकोण से बहादुर शाह जफर मार्ग और इंडियन एक्सप्रेस का यह भवन, आप की नज़र में पत्रकारिता आज कैसी है? बस ये मान लीजिए कि अगर पत्रकारिता पर मेरा जी से मन होता तो मैं अपनी दोनों बेटियों को पत्रकारिता में ही डालता, पर वो तय कर चुका था मैं आज से 20 साल पहले कि बच्चे अब पत्रकारिता में नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं नहीं, मतलब कहीं भी नहीं जा सकती, अनकही चीज़ें इतनी हैं। सब इशारे की बात हो गई। हाँ, ये इशारे की बात होगी। लेकिन रही बात इंडियन एक्सप्रेस की, तो वो बिल्कुल वाकई पत्रकारिता का एक स्तंभ जिसे कहा जाता था। आज भी अगर किसी खबर को, जो खबर आज भी जो चलती हैं, स्टार्टिंग की जो खबरें आती हैं, उसमें आज भी इंडियन एक्सप्रेस या और एक आध अखबार कह सकते हैं, वो उनका पहला नंबर मैं अब भी मानता हूँ। और रही बात इंडियन एक्सप्रेस या जनसत्ता को आप जैसा कहे कि यह स्तंभ रहा है, कुछ लोगों के बारे में बताइए कि कौन कौन ऐसे लोग थे? एक से एक सब, मतलब कि जैसे कहीं किसी हीरे की खदान से छांट करके लाया गया हो। राय साहब, आदरणीय प्रभास जी के छत्र में कुमार आनंद जी, हिंदी में, अंग्रेजी में अश्विनी सरीन, देव सागर साहब, बॉबी मासूर साहब, एक से एक लोग हैं। उनकी एक से एक चीज़ें जो मेरे साथ व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी उन्होंने क्या, एक घटना सुना तो जरा सी छोटे से देवसागर सिंह साहब की, कि जो है कि वो हम नए आए थे यहाँ पे किराए पे, मकान मालिक जो है हमारा कोई प्रूफ ही नहीं बनने देता था। हमने कहा बहुत सारी ऐसी सी बात है, हमारा तो कोई प्रूफ ही नहीं बनने दे रहा, बच्चे भी आ गए, भाई भी है मेरा एक छोटा, तो हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है। सिर्फ उन्होंने हमारा नाम पूछा था और मेरा राशन कार्ड मेरी इसी टीए पे पान की दुकान पर आ गया था। ये तो व्यक्तिगत चीज़ें हैं। बाकी और तमाम सामाजिक चीज़ें, खबरों के लिए एक से खबरें, खबरों की तो कहानी अलग है। भागलपुर से लेकर के क्या कहते हैं ये दलाल टिक हो गया, बघौरा हो गया, अतुल रहमान की जो खबरें हुई थी, वो फोर्स तो खैर एक था ही था। ये तो बड़े ये तो काफ़ी बात की चीज़ें हैं ना। इससे पहले जितने भी मतलब वो हुए थे, एक से एक धमाकेदार खबरें कहाँ से आई थी? इंडियन एक्सप्रेस से आई थी। अपने आप में इंडियन एक्सप्रेस सदा मतलब पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता तो कहना पत्रकारिता होती भी नहीं है। पत्रकारिता होती है एक विपक्ष, और उस विपक्षता से जो सत्ता सरकार है उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी आलोचनाओं से मतलब कुछ ग्रहण करना चाहिए। तो शायद आज एक सब आपने विपक्ष का, तो एक बताइए कि जिस समय इंडियन एक्सप्रेस अपने उत्कर्ष पे था खबरों के मामले में, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो जाहिर विपक्ष इंडियन एक्सप्रेस ही था। विपक्ष इंडियन एक्सप्रेस, बिल्कुल, इसमें कोई दो ही नहीं। और इंडियन एक्सप्रेस के ही संपादक मंत्री भी बने थे। लेकिन वो बात की घटना है, वो चीज़ें बदल गई, जैसे बिल्डिंग बदल गई, पत्रकारिता बदल गई, पार्टी बदल गई, लोगों की अपनी अपनी एक विचारधाराएं बदल गई, मंत्री भी बन गए, राज्यसभा में चले गए, उस तरह से तो कई चीज़ें हुई ना। वो तो वैचारिक अपनी परिवर्तन की बात है ना, उसमें तो आप कुछ। आज आपको इंडियन एक्सप्रेस के सामने में वो खुशबू नहीं मिल पाती है? बिल्कुल नहीं। अब एक और ताजी जरा सी नए बच्चे की घटना सुना दूँ। वो बच्ची हमारी बेटी की उम्र की बराबर की होगी और मेरे जानने वाले पत्रकार की बेटी है वो। हालांकि इस टाइम वो स्कॉलरशिप पे बाहर चली गई है। वो उससे आकर के मुझसे मतलब कि वो 1-2 दिन में आकर के टॉफ़ी खा जाती है, कर जाती। मैं बोला पैसे
कहते अंकल आप मुझसे पैसे लेंगे? मैं बोला क्यों? कहते मैं तो आपको बेटी को के बराबर हूँ। बोला बेटी तो हो तुम? कहती तो मैं फला की बेटी हूँ। वो आपका मेरा नाम बताया, देखो तो तुम्हारे अंकल है, वहाँ पे जाके मिलना। अब जब मैंने उससे पूछा क्या करे, तो कहती मैं पत्रकारिता में हूँ। तो मैंने एक ही सवाल पूछा था कि तुम कमला लड़की को जानती हो? तो वह लड़की पत्रकारिता करके आई हुई, कहती हुई इस कमला। मैं स्तब्ध रह गया कि मतलब कि पत्रकारिता में अगर जो पढ़ के आया हो, मास कम्युनिकेशन में कमला को ना जानता हो, भागलपुर ना जानता हो, दलेल चेक बघौरा ना जानता हो, दीघा ना जानता हो, महम कांड ना जानता हो, पत्रकारिता क्या पढ़ के आया? मैं इसी में मतलब मैं उलझ करके रह गया। तो ये जो पत्रकारिता अब की आई है वो बिल्कुल हाई फाई की, हाथ में माइक हो, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना हो, 4 लोगों को इकट्ठा करना हो, एक समझाने वाला, एक धमकाने वाला, एक हड़काने वाला, बस। अब आया आप ही हो क्या? यदि भारत के जुडिशरी में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक, अगर हम केस के पेंडेंसी पे चर्चा करें तो आंकड़ा यह बताता है कि भारत में तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं। 4 करोड़ 70 लाख मुकदमों का लंबित होना, यह एक भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए खुद, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए खुद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि इन 4 करोड़ 70 लाख पेंडिंग केसेस में तकरीबन 87.4% केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में लंबित है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में जहां क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात, कि एक क्रिमिनल्स का सबऑर्डिनेट कोर्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, वहीं ट्रायल होता है, वहीं सारी वादी प्रतिवादियों के साथ बातचीत होते हैं, वहीं मुकदमा चलता है, वहीं न्याय होता है। तो इतने बड़ी संख्या में अगर 4 करोड़ 70 लाख मुकदमे में अगर 87.4% केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में लंबित हैं, तो यह भी हमारी न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। इस संपूर्ण जो लंबित मुकदमे हैं उसमें तकरीबन 12.4% भारत के हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं, और इसमें 1,82,000 के मुकदमे, 1,82,000 के आसपास के मुकदमे पिछले 30 साल से लंबित हैं। यह शुभ संकेत नहीं है। ही नहीं मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, यह तिलक मार्ग आगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जोड़ता। तिलक मार्ग पे 2 कोर्ट हैं, एक पटियाला हाउस कोर्ट। यह पटियाला हाउस कोर्ट पहले, आज जहाँ पार्लियामेंट थाना है वहाँ पहले कोर्ट होता था, बाद में पटियाला हाउस कोर्ट यहाँ शिफ्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 71,411 केस लंबित हैं। इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि हाईएस्ट जुडिशरी में अगर मुकदमे इतने लंबित होंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में न्याय की आशा करना या लंबित नहीं होना, यह सोचा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 71,411 लंबित मुकदमों में करीब 56,365 मुकदमे सिविल हैं और 15,076 मुकदमे क्रिमिनल केस से संबंधित हैं। इसमें आंकड़ा भारत सरकार के जो कानून मंत्रालय हैं या फिर भारत सरकार में जो संसद है, संसद में जवाब में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जितने लंबित मुकदमे हैं उस मुकदमे में तकरीबन 10,491 मुकदमों में ऑर्डर, आदेश, सुनवाई पूरी हो गई है, वादी प्रतिवादी अपना अपना तर्क वितर्क दे चुके हैं, परंतु निर्णय लंबित है। 10,491 मुकदमे। ये कहा जाता है कि इन लंबित मुकदमों में करीब 18,134 मुकदमे
5 साल से 10 साल तक लंबित है। लंबित होना अच्छी बात है या बुरी बात, इसका निर्णय करना हमारे कुवत में नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े न्यायविद हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो करेंगे कि कितना प्रेशर है, कितना जजेस हैं, कितने न्यायमूर्ति विभिन्न हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हैं, लोअर जुडिशरी में कितने जजेस हैं। लेकिन एक बात पक्का है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के लोगों का किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी राजनेता पे, किसी भी सरकार पे भले विश्वास न हो, लेकिन भारत के लोगों का भारत की न्यायिक व्यवस्था पे बहुत विश्वास है, यहाँ के न्यायविदों पे बहुत विश्वास है, भारत के न्यायमूर्तियों पे बहुत विश्वास है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर इतने लंबित, इतने दिनों के बाद न्याय मिलता भी है, चाहे पक्ष में मिले अथवा विपक्ष में मिले, तो वैसा न्याय कैसा? बहुत सारे लोगों को न्याय मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुकदमों में जब न्याय मिला है, उस समय जिनके लिए यह मुकदमा चल रहा था, जो पक्ष में थे या विपक्ष में थे, वादी थे, प्रतिवादी थे, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, वो जीवित नहीं होते। तो मृत्यु के बाद अगर न्याय मिला तो यह न्याय किसके लिए, कैसा है? अब विडंबना देखिए, जिस कृष्ण मुरारी किशन ने गलती से भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के बारे में खाने पीने के दौरान उस सूचना को, उस खबर को, उस जानकारी को लीक कर दिया, उसी कृष्ण मुरारी किशन के बारे में SNM आब्दी साहब इलस्ट्रेटेड वीकली में तकरीबन 8 अथवा 10 पन्ने में कहानी लिखे थे। मुरारी के व्यक्तित्व के बारे में, मुरारी का जो प्रोफेशनल व्यक्तित्व था उसके बारे में, मुरारी ऐसा व्यक्ति, एक गरीब जिसके पिता पटना के दरियागंज इलाके में साइकिल बनाते थे, जिसका छोटा भाई उस जमाने में रिक्शा के आगे जो बत्तियां जलती थी, उस बत्तियों को जलाने में किरासन तेल बेचते थे। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं देखा हूँ उन तमाम परिस्थितियों को, क्योंकि मैं भी उसी परिस्थिति से निकला हूँ। उस कृष्ण मुरारी किशन के बारे में लिखकर आब्दी साहब ने इतिहास रच दिया था। मैं समझता हूं कि सन 1975 के बाद से आज तक भले फोटोग्राफर्स जो छायाकार हैं, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो या राष्ट्र के स्तर पे हो, बहुत किताब लिखे हों, बहुत किताब बनाए हों, बायोग्राफी लिखे हों, ऑटोबायोग्राफी लिखे हों, लेकिन जिन शब्दों से इलस्ट्रेटेड वीकली में आब्दी साहब ने मुरारी का चित्रण किया था, शायद आज तक किसी भी फोटोग्राफर्स का कोई भी रिपोर्टर जिक्र नहीं किया होगा। क्योंकि उन दिनों आपस में एक मोहब्बत होती थी,
मुरारी कैसे लीक कर दिया ये घटना, ये खबर को कैसे लीक कर दिया, क्यों लीक कर दिया, यह तो मुरारी ही जानता है, और मुरारी अब इस दुनिया में है नहीं। लेकिन एक बात तय है कि भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के मामले में आब्दी साहब इतिहास रच दिए थे। आब्दी साहब की जो पत्रिका थी वो साप्ताहिक थी, संडे, उस पत्रिका में मैं भी काम किया हूँ। तो स्वाभाविक है कि पत्रिका जो वीकली है इसमें और एक डेली न्यूज़पेपर में अंतर हो जाता है, और उसी अंतर का शिकार आब्दी साहब हो गए। इस कहानी में मैं चाहा था कि इलस्ट्रेटेड वीकली का वह 8 और 10 पन्ने की कहानी जो मुरारी के बारे में आब्दी साहब लिखे थे, इस कहानी का हिस्सा बनाऊं। मैं पिछले कई दिनों से उस कहानी को ढूंढने का क्रम किया। आब्दी साहब के पास वो कहानी नहीं मिली, लेकिन मुरारी के पुत्र मुरारी के तमाम जो तस्वीरें पिछले 50 साल की है उसका डिजिटलाइजेशन तो कर दिया। लेकिन जब उससे पूछे कि क्या वीकली, इलस्ट्रेटेड वीकली का वह अंक जिस अंक में आपके पिता के बारे में आब्दी साहब ने लिखा, आपके पास है, जवाब नकारात्मक था। आब्दी साहब आउटलुक में भी शीर्षस्थ पद पे थे, कारवा में भी उन्होंने काम किया था मैगजीन में अकबर साहब के साथ। लेकिन आज भी अगर बहुत पत्रकारों से पूछते हैं कि क्या आप आब्दी साहब को जानते हैं, जिन्होंने भागलपुर अखफरवा कांड का उद्घाटन किया था, तो सभी कहते हैं कि यह काम तो इंडियन एक्सप्रेस किया था। यह तकलीफ की बात है, यह दुखद बात है। aryavartindiannation.com के YouTube चैनल कतरन के माध्यम से, भारत की सड़कों से भारत की कहानी के माध्यम से मैं इंडियन एक्सप्रेस के अरुण सिन्हा साहब को और अपने वरिष्ठ SN आब्दी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उस ज़माने में उन्होंने जिस मेहनत और मशक्क़त से ऐसी खबरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने में अपने कलम का इस्तेमाल किया, इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन उतना ही दुख आज यह है कि आज की पीढ़ी भले विभिन्न प्रकार के पत्राचार पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण होकर भारत के विभिन्न समाचार पत्रों या टेलीविज़न चैनलों में पत्रकार और पत्रकारिता का डंका बजाते हों, लेकिन अरुण शौरी को जानना या फिर अरुण सिन्हा को नहीं जानना या फिर SNM आब्दी साहब को नहीं जानना, यह दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 70 की दशक से लेकर 2000 तक करीबन 30 साल में बिहार का शासन व्यवस्था, बिहार में प्रशासन सड़कों पे टूट गई थी, घुटने के बल गिर गई थी। नेताओं का अपराधीकरण या अपराधों के दुनिया में नेताओं का सहयोग, यह पूर्ण रूप से बिहार की स्थिति को बदतर कर दिया था। उन तमाम घटनाओं में जैसे बेलछी हुआ था 1977 में, 1979 में पारस बीघा हुआ था, 1987 में दलाल चक बघोड़ा हत्याकांड हुआ, 1992 में बाड़ा हत्याकांड हुआ, 1996 में बथानी टोला हत्याकांड हुआ, 1996 में ही लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड हुआ, 1999 में सेनाटी हत्याकांड हुआ, 1999 में ही फिर शंकर बीघा हत्याकांड हुआ। यह हत्याकांड नहीं था, ये नरसंहार था। इन नरसंहारों में कितने लोग मृत्यु को प्राप्त किए, यह आंकड़ा एकत्रित करना या आंकड़ा रखना यह मुश्किल है, दर्दनाक है।
लेकिन उन घटनाओं को आज भी जब आज भी स्मरण होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें अश्रुपात करने लगते हैं। लेकिन किन मामलों में किन किन लोगों को सज़ा मिली, किन लोगों को इंसाफ मिला, यह बिहार के भुक्तभोगी जानते हैं। राजनीति इतनी गंदी प्रदेश की हुई, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इतनी गंदी राजनीति, और उसी गंदी राजनीति का एक हिस्सा भागलपुर अखफरवा कांड था। उस अखफरवा कांड में क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये बातें तो ठीक है, लेकिन जिसके साथ हुआ उसको इंसाफ नहीं मिला।